मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। इस लेक्चर में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वह है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित है। मूल अधिकार के स्रोत ईश्वर का स्वरूप से समदर्शी समानता का सिद्धांत, फ्रांस की क्रांति 1789 से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, स्वतंत्रता आंदोलन के वादे 1928 का नेहरू प्रस्ताव। मूल अधिकार क्यों? मनुष्य की गरिमा के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सृजनात्मक एवं मौलिक होने का अवसर, विशेषताएं, कुछ केवल नागरिकों के लिए तो कुछ सबके लिए, देशी एवं विदेशी दोनों के लिए, असीमित नहीं, युक्ति युक्त प्रतिबंध संभव, कुछ सकारात्मक जैसे शिक्षा का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता आदि, कुछ नकारात्मक जैसे राज्य के अधिकारों को सीमित करने वाले न्याय रक्षित है, सीधे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई, आवश्यक नहीं कि पहले उच्च फिर सर्वोच्च में, अस्थायी नहीं है, संसद द्वारा परिवर्तनीय है, कुछ राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा गुप्तचर सेवाओं के क्रियान्वयन के समय प्रतिबंधित किया जा सकता है। मार्शल लॉ के दौरान स्थगित। कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त था, जिसे सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। पहला, समता संबंधी मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि कुल 5 अनुच्छेद हैं। पहला, कानून के सामने सभी समान, अनुच्छेद 14 में। दूसरा, मनुष्य के रूप में सभी समान, अनुच्छेद 15 में। तीसरा, सरकारी नौकरियां सभी के लिए समान, अनुच्छेद 16 में। चौथा, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17 में। पांचवा, सेना एवं विद्या के अतिरिक्त सभी उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में। दूसरा, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक, कुल 4 अनुच्छेद। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में। इसके अंतर्गत 6 अधिकार। पहला, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, देश में कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। छठा, वृत्ति संबंधी स्वतंत्रता। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। तीसरा, प्राण एवं दैहिक रक्षा की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का, इसे वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। पांचवा, कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में। तीसरा मूल अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24। पहला, बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में। पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक। महिलाओं एवं बच्चों की वेश्यावृत्ति का अंत। देवदासी एवं दासी प्रथा की समाप्ति। बंधुआ मजदूरी पर रोक। राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अर्थात सैन्य एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। दूसरा, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध अनुच्छेद 24 में। फैक्ट्री, खादान तथा खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने पर रोक। चौथा मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पहला, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने ढंग से धर्म का पालन करना। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अपने विश्वास एवं आस्था के बिना किसी भय के सार्वजनिक घोषणा। धर्म संबंधी आचरण करना, जैसे धार्मिक पूजा, परंपरा तथा समारोह करने एवं अपने विचारों तथा आस्था का प्रदर्शन। प्रचार प्रसार का अधिकार, इसमें धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंधन। अनुच्छेद 25 जहां धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा, धर्म के लिए करों की वसूली से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। किसी भी धर्म के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकता। अर्थात इसका सकारात्मक अर्थ यह है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के उत्थान के लिए किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्तियों जैसे तीर्थयात्रियों आदि की सुरक्षा तथा कुछ विशेष सुविधाओं देने के लिए शुल्क लिया जा सकता है। चौथा, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। राज्य के खर्च से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन पर लागू नहीं जिनका संचालन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना ट्रस्ट के अधीन हुई है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। पांचवा मूल अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में। पहला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य संचालित एवं उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था। दूसरा, शिक्षा संस्थान संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 30 में। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संविधान की आत्मा तथा हृदय केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में बिना किसी अपील के सीधे उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है।
किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपेक्षा की है कि पहले उच्च न्यायालय में जाया जाए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों को लेकर भी रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय किसी भी एक व्यक्ति एवं सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय का यह अधिकार उसके अपने राज्य क्षेत्र तक सीमित है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत के उपचार विवेक पर आधारित है, इसलिए उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण। लैटिन में इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी रिट की उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह सार्वजनिक प्राधिकरण एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इन स्थितियों में जारी नहीं की जा सकती है यदि गिरफ्तारी कानून सम्मत है, गिरफ्तारी किसी विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के मामले में हुई है, न्यायालय ने स्वयं ही हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई है। दूसरा, परमादेश। शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों को नकारने की स्थिति में जारी रिट इनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। गैर संवैधानिक विभाग। संविदा को लागू न करने के विरुद्ध राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। प्रतिषेध। शाब्दिक अर्थ है रोकना। उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से ऊपर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी रिट। ये केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायों के लिए ही जारी किए जा सकते हैं। उत्प्रेषण। शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों तथा व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी। इसके द्वारा लंबित मामलों को स्थानांतरित किया जाता है। अधिकार परीक्षा। शाब्दिक अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर उसके दावे की जांच के लिए जारी रिट। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त शेष सभी मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं।